ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर में अभी तक 4 टॉपिक कर चुके थे। व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकेंडली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिकली हमने इनको 2 में डिवाइड किया। ये एक ही है लेकिन हमने इनको 2 में डिवाइड किया, एक कंसेप्ट और दूसरा कन्वेंशन। ठीक है जी। अभी कंसेप्ट क्या होता है और कन्वेंशन क्या होता है, ये कभी कभी मैडम पक्का पेपर में पूछ लेती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अगर प्रिंसिपल ना आए तो कभी कभी डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड कंसेप्ट ये मैडम में पूछ सकती है पेपर के अंदर। यहाँ मैडम में कभी कभी पेपर में आपको फंसाती हैं। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ फटाफट। वैसे तो आपकी बुक में है, फिर भी हम साथ साथ लिखें। आप इस तरीके से लिखो, कंसेप्ट 3 कॉलम बना लो। पहला बेसिस ऑफ द डिफरेंस, फिर कंसेप्ट और तीसरा कन्वेंशन। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसे कंसेप्ट बोलें, इसे एजम्पशन बोल सकते हैं, एक ही बात है। आप इसे कंसेप्ट भी बोल सकते हो, आप इसे एजम्पशन भी बोल सकते हो। ठीक है जी। और ये कन्वेंशन है दूसरी वाली। तो लो, सबसे पहला लीगल पोजीशन, सबसे पहला बेसिस है नंबर 1 लीगल पोजीशन। अगर हम लीगलिटी की बात करें, इसकी लीगल पोजीशन की बात करें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैव लीगल एक्सेप्टेंस। हम इसे कह सकते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है ये लीगली एक्सेप्टेड है। मतलब अगर कोर्ट में जाना पड़ जाए तो लीगली एक्सेप्टेड होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, दे आर लीगली एक्सेप्टेड। इसे कोर्ट भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है जी। कोर्ट में अगर आप अकाउंट्स लेके गए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो कोर्ट आपसे पूछेगी आर यू फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, तो आप कहोगे हाँ, तो वो लीगली एक्सेप्टेड है, दे आर लीगली एक्सेप्टेड। फाइन। तो सामने कन्वेंशंस, दे आर नॉट लीगली एक्सेप्टेड, ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, दे आर जस्ट गाइडलाइंस। इसको लिखो, दे आर जस्ट गाइडलाइंस नॉट लीगली एक्सेप्टेड। ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है जी। फिर आ जाओ मीनिंग के ऊपर। दूसरा आ जाए हम मीनिंग के ऊपर। अगर हम मीनिंग लिखें इसका तो लिखो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक assumptions. These are the basic assumptions on which these are the basic assumptions on which या on the basis of which, sorry add कर लो, on the basis of which the transactions are recorded. The transactions are recorded and accounts are maintained. And then accounting conventions, ये जो conventions होगी इसमें लिखो accounting conventions are followed. Accounting conventions are followed to prepare profit and loss account and balance sheet. Accounting conventions are followed to prepare profit and loss account and balance sheet. लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, आप मेरी बात अगर मानो और मुझसे पूछो तो मैं इस मीनिंग से कतई भी एग्री नहीं हूं। आई डोंट एग्री विद दिस मीनिंग, लेकिन बुक में है। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इस मीनिंग से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। ठीक है जी। बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशन हम यूज ही नहीं करते। अकाउंटिंग कन्वेंशन को यूज करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी से यूज करना चाहती है या नहीं चाहती, क्योंकि ये फोर्सफुली यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को यूज करना जरूरी है।
जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है या अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं उसको लेके चलना जरूरी है व्हाइल डूइंग द अकाउंट्स, व्हाइल वी आर मेंटेनिंग द अकाउंट्स। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को आप यूज करो या ना करो ये आप पे डिपेंड करता है। ये कंपनी टू कंपनी डिफर है, ये हर कंपनी पे, हर बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज करे या नहीं करे। इसीलिए बुक के इस मतलब से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि हम इन्हें यूज करते हैं टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये मेरे हिसाब से, मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। हम ऐसा नहीं करते, ऐसा मैं मानता हूं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ यूज करते हैं तो वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स टू प्रिपेयर द अकाउंट, टू मेंटेन द अकाउंट, टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वी यूज ओनली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कन्वेंशंस का यूज हम नहीं करते क्योंकि कन्वेंशन सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अगर मिल जाए, कुछ लोग आपस में मिल जाए और किसी बात पे एग्री हो जाए कि हम कल से ऐसा लिखेंगे, वो कंसेप्ट नहीं बनता, वो कन्वेंशन है। कुछ 10, 12, 15, 20, 50 लोग अगर मिल जाए और कहें हम कल से ऐसा करेंगे तो वो उनकी कन्वेंशन है। जैसे कुछ लोग आपस में मिले, उन्होंने एक पेड़ लगाया, पेड़ के नीचे एक मूर्ति लगाई, मूर्ति के साथ उन्होंने तो वहां पे ढोलकी रख दी और बैठ के कीर्तन करने लग गए। क्या बन गया? क्या बन गया? मंदिर या गुरुद्वारा। अभी वहां सभी जाएं ऐसा जरूरी तो नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू गो देयर। कुछ 50 लोग, मे बी 100 लोग, मे बी 150 लोग गली में से या 200 लोग वहां अगर वो जा रहे हैं तो सबके लिए वहां जाना कंपल्सरी नहीं है। इसीलिए कन्वेंशंस वो होती हैं जहां कुछ लोग मिलके उसे यूज करना स्टार्ट कर दें कि हम आगे से जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना उसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे उसको इस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो इसलिए ये जो बुक के अंदर लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज को, इस पॉइंट को, आई डिराइव दिस पॉइंट। आप चाहो तो इसके लिए मैडम से लड़ भी सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट पे आप लड़ सकते हो, क्योंकि हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं। दैट इज कंपल्सरी इन अकाउंट्स टू बी यूज अकाउंटिंग कंसेप्ट बाय एवरीवन। समथिंग विच इज कंपल्सरी टू बी यूज बाय एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और assumptions। ठीक है जी। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं डिनाई कर रहा हूं, लेकिन लिखवा दिया आपको। आज और तीसरा पॉइंट नंबर 3, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस की बात करें। इंपॉर्टेंस तो और लिख लो फटाफट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे, सबके लिए एक जैसे। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड, जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। टू बी फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। और जब बात कन्वेंशंस की आएगी, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, एज कंपेयर टू ये भी मैडम कभी कभी पूछ लेती हैं। आज हम उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो रोल ऑफ पर्सनल, रोल ऑफ पर्सनल, या हम कह सकते हैं पर्सनल जजमेंट, जिसे हम नाम दे सकते हैं पर्सनल जजमेंट। देयर इज नो पर्सनल जजमेंट, देयर इज नो पर्सनल जजमेंट। इधर कंसेप्ट के अंदर देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट इन अकाउंटिंग कंसेप्ट। देयर इज नो रोल ऑफ, ऐड कर लो, there is no role of personal judgment in accounting concepts। और यहां there is a role of personal judgment। यहां आप चाहो तो अपने हिसाब से इन्हें चेंज कर सकते हो, पर यहां आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यहां आपकी नहीं चलती कि आप अकाउंट को ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, वैसे करना तो वैसे कर लो। राहुल को ऐसा पसंद है ऐसा कर लेते हैं, पंकज को वैसा पसंद है वैसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता।
अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर पर्सनल जजमेंट बिल्कुल भी नहीं रोल करती, इसमें पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं है, पर यहाँ देयर इज द रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को आप तोड़ मरोड़ सकते हो, पर्सनल जजमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो लिख लो, देयर इज द रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आ जाओ आगे से, यूनिफॉर्म एडॉप्शन, लास्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5, यूनिफॉर्म एडॉप्शन मतलब दे आर एडॉप्टेड यूनिवर्सली। अगर हम इनकी बात करें, इसको सभी लोग अडॉप्ट करते हैं। आप ऐसा कह सकते हो, दे आर बीन अडॉप्टेड यूनिवर्सली इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। दे हैव बीन अडॉप्टेड, या दे आर क्या लिखोगे इसमें, दे हैव बीन अडॉप्टेड ना, दे हैव बीन अडॉप्टेड यूनिवर्सली इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस, आप ऐसा लिख सकते हो। देखो मेरे पास एक इंग्लिश ग्रामर भी है, इसका नाम है कोमल, इंग्लिश ग्रामर है मेरे पास एक, दे हैव बीन। और पता ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कोमल के साथ नहीं है, ये हर बच्ची के साथ सीजीएम में पढ़ती है। मेरे घर में तो मैं कितने सालों से इसको देख रहा हूँ, इसलिए तेरा बोलना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उस टाइम। ये जो बोलती है ना, स्पेलिंग ऐसे ठीक कर लो या इसको ऐसे ठीक कर लो, ये हमारी प्रीति भी ऐसी है। जो बच्चे सीजीएम में पढ़ते हैं ना, सीजीएम के बच्चे, उनकी इंग्लिश वाकई ही सही मायने में बहुत अच्छी है। खैर हमारी प्रीति तो वहां भी बाहर थी, हम भी बाहर थे, लेकिन कभी इंग्लिश का इतना यूज नहीं किया। कोई लेटर टाइप करना है या कोई ग्रामेटिकल काम करना, तो उसके लिए लोग थे, मतलब वो पीए को बुला दिया, चल फटाफट से कर दे, वो अपने आप टाइप कर देते थे। हम तो बोल देते थे अब इंग्लिश में, है ना। और अकाउंट्स में ज्यादा इंग्लिश की लैंग्वेज और इंग्लिश स्पेलिंग का यूज नहीं होता। जब हम अकाउंट्स में काम करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश उसका स्पेलिंग का यूज नहीं करते। लेकिन जब प्रीति वहां बाहर पढ़ी 8 साल, 8 क्लास तक बाहर पढ़ी, और यहाँ पे आके उसने एडमिशन लिया सीजीएम में, वैसे उसकी इंग्लिश अच्छी थी। और ऊपर से सीजीएम के बच्चे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ आपको, सीजीएम के बच्चों की इंग्लिश बहुत 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 अच्छी है। सिर्फ सीजीएम स्कूल पूरे अंबाला कैंट में, और कोई स्कूल उसके कंपेरेबल नहीं है। उनके बच्चे बहुत अच्छी और बहुत सुलझी हुई और बिल्कुल ग्रामेटिकल सही इंग्लिश बोलते हैं, मालूम है। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में आर्मी स्कूल भी पीछे नहीं है। अगर फ्लुएंसी की बात करें, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की बात करें, तो आर्मी स्कूल भी बहुत अच्छा बोलता है, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है। लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है उनके पास। सीजीएम के बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते। ये पूरे सीजीएम में मशहूर है, पूरे अंबाला में सीजीएम मशहूर है इस बात के लिए। ठीक है, और पढ़ाई भी अच्छी है, बहुत नाइस स्टडी है सीजीएम की, सुलझी स्टडी कराती है सीजीएम की मैडम में। कोई ओवर प्रेशर नहीं है, ओवर बर्डन नहीं है, छुट्टी है तो छुट्टी है, फालतू का होमवर्क नहीं है। देखा आपने, कोई फालतू का पंगा नहीं है सीजीएम। बेस्ट है पढ़ने के लिए मिल जाए। ओके, दे हैव बीन अडॉप्टेड यूनिवर्सली इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, सभी कंपनियों के अंदर, अलग अलग कंपनियों में इन्हें अडॉप्ट किया जाता है। तो दे हैव बीन अडॉप्टेड यूनिवर्सली इन डिफरेंट कंपनीज। और जब इसकी बात करें, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन एडॉप्शन। आपका दिल है तो इसको रख लो, नहीं दिल है तो छोड़ दो। ठीक है जी, आपका दिल है तो इसको रखो, नहीं दिल है तो छोड़ दो। अब हम टोटल बात करें तो कन्वेंशन हमारे पास 3 है और कंसेप्ट हमारे पास 11 है। ये हम 11 पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे हम 3। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे पास 11 होंगे और अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे पास 3 होंगी। टोटल हम 14 पढ़ेंगे, 3 में से आपको पेपर आएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। पहला कंसेप्ट, टाइम वेस्ट न करते हुए आओ फटाफट जल्दी से, इसका हो गया, ये टॉपिक भी खत्म हुआ। ये कभी कभी पेपर में आता है, इसके आने के चांस सिर्फ 20% है, सिर्फ 20% इसके आने के चांस है। अच्छा, गंदा हो गया। हाँ, मेरा जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जैसे आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो गए, तो फिर मुझे बताना, मैं तेरा टेस्ट लूंगा उसके बाद। ठीक है, लो जी, आज हम मेन टॉपिक पे सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास गोइंग ऑन कंसर्न। लिखो आप, या गोइंग ऑन कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास
सबसे पहला कंसेप्ट वो है गोइंग ऑन कंसेप्ट। ठीक है जी, हम पता है क्या है, जब भी बिजनेस करते हैं, मैं कंसेप्ट का आपको मेन बात समझाता हूं इसमें है क्या। ये कंसेप्ट बहुत छोटा है, आपको मेन बात समझनी है। जब कभी भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब पहला दिन इन्होंने दुकान को खोला या बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया, कोई बिजनेसमैन दुनिया का ये नहीं चाहता उसका बिजनेस बंद हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है उसके दिल में कभी भी ऐसी बात नहीं आती कि बिजनेस जल्दी बंद हो जाए। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा, बहुत लंबे टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अनिरंतर चलेगा, चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। इनकी मैडम ने उसको राइट किया था, मालूम है आपको, यही आपको आया था, यही आपको पेपर में क्वेश्चन आया था। फाइन, बिजनेस बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा लेकिन अमर नहीं होता बिजनेस। कोई भी बिजनेस अमर नहीं है कि कभी मरेगा ही नहीं, कभी बंद ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस का टाइम आता है कि वो पीक पे जाएगा और फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, हर एक बिजनेस का। आप देखो ना, कभी एक टाइम पे नोकिया कहां था, कभी एक टाइम ऐसा था कि अगर घर में फोन है तो नोकिया है। आप समझ रहे हो, मतलब लोगों को याद हो गया था, नोकिया मीन्स कनेक्टिंग पीपल। लोग अब देखो ना, उसका लोगो था ये, ऐसे करके दो हाथ आते थे, याद है आपको नोकिया? अब कहां है नोकिया? कभी बजाज स्कूटर सुना आपने? बजाज चेतक सुना? बजाज चेतक आपने देखा कभी? बजाज चेतक कहां था? बजाज चेतक कभी पीक पे, आज कहां है? वेयर इज बजाज चेतक? जीरो। तो सुनो, हर एलेबल वेस्पा नाम से स्कूटर आता था, कभी स्कूटरों का टाइम था। फिर उसके बाद क्या आया? अभी एक्टिवा आ गई, हर एक घर में एक्टिवा है, होंडा की एक्टिवा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्टिवा से लोग हट जाएंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ जाएंगे जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा। देखो ना, धीरे धीरे जो है हर बिजनेस का पीक टाइम आता है और पीक टाइम के बाद उसका डाउन स्लोप स्टार्ट होता है और वो बिजनेस धीरे 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 खत्म हो जाता है। खासकर प्रोडक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन बिजनेस, प्रोडक्शन के अंदर हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग मैंने कोई भी दुकानदार या कोई भी शॉप या कोई भी मॉल, उनके साथ अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। कभी कभी दुकान में आप देखो, आप सामान बाय करते हो, बहुत सारा सामान ऐसा होता है दुकान में लगा रह गया, बिका ही नहीं, उसका कोई कस्टमर ही नहीं आया। आपने पेन बाय की, आपने पेंसिल्स बाय की, आपने ये बाय किया, वो बिका ही नहीं, वो ऐसे कैसे स्टॉक पड़ा है। और लास्ट में आप क्या करते हो? उसको घर में यूज कर लेते हो या ऐसे लोगों में बांट देते हो, या एक्सपायर हो गया तो फेंक दिया, ऐसा होता है ना। तो हर बिजनेस के अंदर पीक टाइम होता है और उसके बाद उसका डाउनफॉल भी आता है। लेकिन एक बिजनेसमैन ये मान के चलता है, ये गोइंग ऑन कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट कहता है दैट एवरी बिजनेसमैन थिंक्स दैट बिजनेस विल कैरी ऑन, विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए वी कॉल समथिंग कॉल्ड असेट्स। तभी असेट्स का जन्म हुआ। नहीं तो असेट्स क्या है? व्हाट इज एन असेट्स? द एक्सपेंस मेड बाय द बिजनेस विच विल गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी ऐसा पैसा जो हमने खर्च किया जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, हमने उसे क्या मान लिया? असेट्स मान लिया, और एक्सपेंस में बुक ही नहीं किया। हमने उसे असेट्स को मान के उसे एक्सपेंस में डाला ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक थिंकिंग है, क्या फ्यूचर में भी बिजनेस चलेगा। और वो कौन सी थिंकिंग है? वो कौन सा कंसेप्ट है? गोइंग ऑन कंसेप्ट। अगर सोचो आप बिजनेस स्टार्ट करो और आपके दिमाग में ऐसा हो कि बिजनेस 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगा, तो कोई भी असेट्स अगर आप बाय करोगे, कोई भी चीज अगर आप बाय करोगे जो कि एक असेट्स है, कि आप उसको असेट्स में दिखाओगे? आप कहोगे नहीं यार, 6 महीने में तो बिजनेस डूब जाने वाला है। पहली बात तो आप बाय नहीं करोगे बड़ी चीज कोई, और अगर बाय कर भी ले तो उसको कहां दिखाओगे? एक्सपेंस के अंदर। हम असेट्स को एक्सपेंस में क्यों नहीं दिखाते? उसके पीछे का रीजन यही है कि हम ये मान के चलते हैं कि इस वाले एक्सपेंस का खर्चा हमें फ्यूचर में मिलेगा, ये हमारा असेट्स है। यानी हम सर्टेन हैं, हमने पूरा मान लिया है देयर इज अ फ्यूचर फॉर बिजनेस। अगर हमें ऐसा ना होता, अनसर्टेनिटी होती, अगर हमारे दिल में विश्वास ना होता देयर विल बी अ बिजनेस इन द फ्यूचर, तब हम किसी भी चीज को असेट्स नहीं मानते, हर चीज को हम क्या मानते हैं? एक्सपेंस मानते हैं। सोचो, अगर मुझे ये टेबल बाय करने जाना है मार्केट में, ये टेबल जिसमें हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ये टेबल, ये कुर्सी अगर मैंने मार्केट से बाय की होगी, मैंने क्या दिया होगा? क्या दिया होगा?
कैश, पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा ना। और ये मार्कर मैंने बाय किया होगा तो क्या दिया होगा, इसके लिए भी कैश दिया होगा। ये डस्टर मैंने बाय किया तो क्या दिया होगा, उसके लिए भी कैश दिया। अरे जब टेबल के लिए भी कैश दिया, इस मार्कर के लिए भी कैश दिया, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी खर्चा ये भी खर्चा। उसके लिए भी पैसा खर्च किया, मार्कर के लिए मैंने 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, टेबल के लिए मैंने 5000 रुपए दिए, लेकिन दोनों तरफ दिया क्या, कैश। लेकिन एक खर्चे को मैंने खर्चा बोल दिया, दिस इज एन एक्सपेंस, और इस खर्चे को मैंने क्या बोल दिया, असेट्स। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसका मुझे बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, मुझे सर्टेन है, मीन्स आई एम श्योर द बिजनेस विल कैरी ऑन इन फ्यूचर, द बिजनेस विल गो ऑन फ्यूचर। अब मेरी बात समझे, आप डेप्थ में इसकी बात को समझो। ये गोइंग ऑन कंसेप्ट का मतलब ये है कि हम किसी खर्चे को असेट्स बोल देते हैं और किसी खर्चे को हम सिर्फ खर्चा बोलते हैं। जैसे कि पेन पे पैसा खर्च किया तो बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। जब हमने टेबल पे पैसा खर्च किया तो हमने बोला इट इज एन असेट्स फॉर द बिजनेस। हमने ये जो हमने इसको बांट दिया, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, खर्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या, दिस एक्सपेंस इज गोइंग टू बेनिफिट मी इन द फ्यूचर। इट मीन्स माई माइंड वॉज वेरी क्लियर व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस दैट फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस इज देयर, दिस बिजनेस विल गो ऑन इन फ्यूचर। ऐसा मेरे दिमाग में था, तभी मैंने इस खर्चे को असेट्स माना, नहीं तो मैं इसे असेट्स मानता ही नहीं। मैं बोलता ये भी खर्चा ये भी खर्चा, सारे का सारा खर्चा, पूरा का पूरा एक्सपेंस। आप मेरी बात समझ गए। तो गोइंग ऑन कंसेप्ट के अंदर जब हम किसी खर्चे को असेट्स बनाते हैं, इसी बात को सोच के बनाते हैं कि ये एक्सपेंस हमें बेनिफिट देगा फ्यूचर के अंदर। इट मीन्स वी आर वेरी मच सर्टेन एंड वी आर वेरी मच श्योर दैट दिस बिजनेस विल गो ऑन इन फ्यूचर। समझ गए कंसेप्ट का, ये कंसेप्ट है, ठीक है। और फिर हम उसे करते क्या है, हम उस असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सोचो, हम उस असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एक तो मैंने बोला, ये देखो इधर मेरी बात सुनो गौर से, ये देखो ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस यानी जेब से पैसा निकाल के किसी को दिया तो क्या हुआ, एक्सपेंस। एक तरफ मैंने बाय किया मार्कर और एक तरफ मैंने बाय किया टेबल। इसके लिए मैंने मान लो मैंने 10 मार्कर बाय किए, एक नहीं 10 मार्कर, 10 मार्कर बाय किए, एक मार्कर 20 रुपए का था, इसके लिए मैंने खर्च किए 200 रुपीज, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक टेबल बाय किया, मान लो 5000 का था, इसके लिए मैंने खर्च किए 5000 रुपीज। सुनो मेरी बात, मैंने इसके लिए भी पैसा दिया जेब से निकाल के, नहीं सर आपने एटीएम कार्ड से दिया, अबे कुछ भी दिया यार, चेक दिया, एटीएम कार्ड से दिया या कैश दिया, पैसा तो दिया ना। इसके लिए भी पैसा दिया, इसके लिए भी पैसा दिया। सुनो, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, लेकिन मेरे दिमाग ने क्या कहा, दिस एक्सपेंस विल गिव मी बेनिफिट इन फ्यूचर। क्या देगा, बेनिफिट इन फ्यूचर, ऐसा मेरे दिमाग ने कहा। क्योंकि ये टेबल जब साल खत्म होगा तो मैं इस टेबल को आग नहीं लगाने वाला हूं, फेंकने वाला नहीं हूं। ये पंखा पिछले 4 साल से यहां लगा हुआ है, ये एसी पिछले 3 साल से यहां लगा हुआ है, ये ट्यूबलाइट पिछले 2 साल से यहां लगी है, मैंने पखाड़ के फेंक दी, साल खत्म हुआ, बुक्स आर क्लोज, चलो इनको तोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं किया ना। मुझे मालूम था दे आर गोइंग टू गिव मी बेनिफिट इन फ्यूचर। इसका मतलब एक चीज तो श्योर थी मेरे माइंड के अंदर, क्या, द बिजनेस विल गो ऑन इन फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा मेरे दिमाग में कंफर्म था। और ये बात मेरे दिमाग में किसने घुसाई, इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट ने मुझे कहा that business will go on in future and this expense on table will give you benefit in future, so please do not call it expense, call it capital expenditure। इसे क्या बुलाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे असेट्स कहते हैं। बात ये बात कंफर्म। और देखो उसके ऊपर एक तो ये बात कंफर्म थी कि बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, प्लस मैंने मालूम है क्या किया, मालूम है हमने क्या करते हैं, क्या, इसकी लाइफ मैंने तय कर दी, कितनी, 10 years। मैंने बोला ये टेबल कम से कम 10 साल चलेगी, बोलते हैं ना इस तरीके से। और क्या कैलकुलेट किया उसके ऊपर, क्या कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन। सोचो, मैंने अपने आप से, खुद अपनी सोच से इस टेबल की लाइफ तय कर दी, कितनी, 10 years। और मैंने कहा सुनो, हम एक काम करेंगे, अगले 10 साल तक क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन।
घिसावट, इसको हम 10 साल में घिसेंगे। और कैसे घिसेंगे? इस तरीके से 5000 डिवाइड बाई 10, तो हर साल हम कितने रुपए घिसेंगे? 500 रुपीज। ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में कहां से आया कि ये टेबल 10 साल काम करेगा? मुझे किसने बोला कि बिजनेस 10 साल चलने वाला है? गोइंग ऑन कंसेप्ट। आप कंसेप्ट समझ जाओ ना तो लिखी हुई बात अपने आप समझ जाओ। मीन्स दिस कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज कम इन माई माइंड बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट ऑफ असेट्स केम इन माई माइंड बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट ना होता, अगर बिजनेस में ऐसी एजम्पशन या ऐसा कंसेप्ट ना होता, तो जो भी मैंने खर्च किया फिर मैं इस सारे के सारे खर्चे को, इस खर्चे को भी और इस खर्चे को भी, मालूम है क्या मानता? एक्सपेंस। फिर मैं खर्चे को बांटता ही ना, मेरे लिए सबका सब एक्सपेंस था। लेकिन ये कंसेप्ट है, हमारे को बिजनेस में, अकाउंट्स में इस कंसेप्ट को फॉलो करना होता है कि बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या बिजनेस विल गो ऑन इन फ्यूचर। दिस इज द कंसेप्ट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस। ये पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ठीक है जी। लिख लोगे अपने आप कि मैं लिखवाऊं 4 लाइन? समझा मैंने दिया, आप अपने आप से लिख लोगे कि मैं लिखवाऊं? अरे कंसेप्ट खत्म हुआ, मैं लिखवाऊं कि आप अपने आप से लिख लोगे? बोलो, मैं लिखवाऊं? चलो फिर मेन बातें लिख लो, आ जाओ। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यू कैन गिव द सेम एग्जाम्पल। आप सेम एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। नीचे जहां खत्म हो जाएगा ना, जहां मैं लिखवाऊंगा उसके नीचे आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। और ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आप दोगे, जब कभी भी अकाउंट्स के अंदर और बिजनेस स्टडी के अंदर, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एग्जाम्पल्स की बहुत वैल्यू होती है, एक अकाउंट्स और दूसरा बिजनेस स्टडी। व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग इन बिजनेस स्टडी, ऑलवेज कीप इन माइंड आफ्टर फिनिशिंग यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल। आप बेशक उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है और जो उसका बेसिक है, अगर वो 10 लाइन का है तो उसको घटा के 5 लाइन का कर दो, लेकिन नीचे एक लाइव एग्जाम्पल दो, फॉर एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को आप डिटेल में समझाओ, विच इज अ लाइव एंड अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो अकाउंट्स की थ्योरी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी की थ्योरी हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि +1 के अंदर आपको 20 से 25 मार्क्स की थ्योरी आएगी। किसी किसी स्कूल में 20 नंबर की आएगी, किसी स्कूल में 30 भी आती है। केवी स्कूल्स, केवी 1 में 30 नंबर की थ्योरी आएगी। आर्मी स्कूल में सिर्फ आपको 15 या 20 नंबर की थ्योरी आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि +2 में आपको सिर्फ 1 नंबर की थ्योरी आएगी, 79 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, वहां सारा प्रैक्टिकल है। इवन जो एमसीक्यूज है वो भी प्रैक्टिकल है, ठीक है जी। तो हम ज्यादा जोर इसलिए प्रैक्टिकल पे डालते हैं कि आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होना चाहिए फॉर क्लास 12। लेकिन जब आप थ्योरी लिखो अकाउंट्स में, तो ऑलवेज ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स। मैडम को बात समझाओ थ्योरी से नहीं, एग्जाम्पल से, लाइव एग्जाम्पल्स। जैसे अभी हमने कहा कि हमने एक्सपेंस को 2 में बांटा, एक हमने मार्कर परचेज किए, एक हमने टेबल परचेज किया। इसको हमने एक्सपेंस माना, इट इज एन एक्सपेंस, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट दिस वन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वी कॉल इट असेट्स। Why we call it assets? Because this will give us benefit in future. Why? Who gave us that right? Who gave us that right to make it assets? Concept of going on concept. इस concept, going concern या going on, ठीक है जी। इस concept ने कहा कि ये फ्यूचर में चलेगा, क्योंकि बिजनेस फ्यूचर में चलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हम यहीं पे नहीं रुके, हम रुके नहीं, हमने इसकी लाइफ को मान लिया। देयर इज अ लाइफ ऑफ 10 years फॉर दिस टेबल, एंड वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 10 years. And we say every year we are going to remove 500 from this table to make it for 10 years. ये हमारे दिमाग में किसने डाली है मसूड़ी? इसमें आई ना दिमाग में? तो ये सारा आप लिख सकते हो। यू कैन राइट द फुल एग्जाम्पल। बेशक आप कंसेप्ट में 3 लाइनें लिखो या 4 लाइन, लेकिन एग्जाम्पल 5 से 6 लाइन का बन सकता है। आई बात समझ में? तो लिखो, मेन बातें आ जाओ। गोइंग ऑन कंसर्न की मेन बात लिखो। एज पर दिस कंसेप्ट, as per this concept, we assume that the business will continue to exist. Business will continue to exist for a long period of time. For a long period of time in future.
ठीक है जी। अब आपकी मैडम ने यहाँ इन्फिनाइट किया था, इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कहा था मैडम ने, वो गलत है। कोई भी बिजनेस अमर नहीं होता। आप चाहो तो मैडम से इस बात पे लड़ सकते थे, क्योंकि बुक ने साफ लिखा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 2, इसको पॉइंट में लिख लो, याद करने में आसान होगा। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, because of this concept, we assume that some expenses will give us benefit in future. Because of this concept, we assume that some expenses will give us benefit in future, and we call them assets. Point number 3. We record these assets on their original cost and calculate depreciation as per the expected life. ठीक है जी। तो यहां पे लिखो, इसके साथ ही आप लिखना फॉर एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 3 के नीचे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे सकते हो, टेबल का, फर्नीचर का, मशीन का, जो आपका दिल करे। मशीन ले लो, एसी ले लो, फर्नीचर ले लो, टेबल ले लो, रैक ले लो, जो आप लिख लो। एक एग्जाम्पल देना है, 3 लाइन्स, 3 से 4 लाइन के अंदर एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है जी, 3 से 4 लाइन छोड़ दो। अब आ जाओ पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट हो गया? 4। 3 पॉइंट हो गया ना। पॉइंट नंबर 4, 3 से 4 लाइन छोड़नी एग्जाम्पल के लिए। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, दिस गोइंग ऑन कंसेप्ट, is enter into long-term contracts with the enterprise. For example, bank loan. Prepaid expenses, outstanding expenses, and etc. बस इससे ज्यादा आप नहीं लिखना, इतना ही लिखना। आप एक एग्जाम्पल हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएंगे, 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब लिखोगे तो फिर इन्हें आप कंबाइन कर दोगे। पॉइंट्स में आपकी मैडम नंबर काट सकती हैं। आपको याद करने के लिए मैंने पॉइंट्स में लिखवाया। जब आप इन्हें लिखोगे तो आप इन्हें पैराग्राफ में कंबाइन कर सकते हो। ठीक है जी, इन्हें आप कंबाइन करके लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार मैडम जो है वो पॉइंट्स में लिखने पे नाराज हो जाते हैं कि आपने पॉइंट्स में क्यों लिखा। नहीं तो आप पूछ सकते हो अपनी मैडम से कैसे, ये याद करने में इजी रहता है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखवाया तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। ठीक है जी, लेकिन वो मैडम की बुक वाली वो होंगी, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, ये थोड़ी बुक से या इतना ज्यादा, ये इसमें भी पेज भर जाएगा। अगर आप लिखोगे इसके वो भी, तो आपके ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा पेज, एग्जाम्पल को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा वो क्या लिखा, एक बार पढ़ो जल्दी से। बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, देखो ना, सुनो, अगर ये गोइंग ऑन कंसेप्ट ना होता
तो क्या बैंक हमें 5 साल के लिए लोन देता? बैंक जो है वो कंपनी को 5 साल के लिए लोन देते हैं, 10 साल के लिए लोन देते हैं, 20 साल के लिए आपको हाउस लोन मिलता है अगर आप घर बनाते हो, या कंपनी कोई बिल्डिंग अपनी बनाना चाहे तो उसे 20 साल के लिए लोन मिलता है, 20 इयर्स लोन। और कहीं कहीं बाहर विदेश के अंदर तो ऐसे हैं कि आपको 35 साल के लिए, 50 साल के लिए भी लोन मिलता है। यू कीप पेइंग फॉर 50 इयर्स, नेक्स्ट 50 इयर्स। ये कंसेप्ट ही तो है, ये गोइंग ऑन कंसेप्ट ही तो है जिसने बैंक को अलाउ किया कि आप इस कंपनी को लोन दे सकते हो फॉर 10 इयर्स। द बिजनेस विल कीप गोइंग फॉर 10 इयर्स, यू कैन गिव लोन। अगर बैंक सर्टेन ना होता, अगर बैंक के दिमाग में ऐसा होता कि बिजनेस 1 साल में ही बंद हो जाएगा, तो क्या बैंक आपको 10 साल के लोन देता? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस यू हैव पेड इन एडवांस। उससे आप क्या मानते हो? क्या मानते हो? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? असेट्स। क्यों बोलते हैं ऐसा? यू हैव पेड समवन इन एडवांस who is going to give your service or provide the service in future। आपने एडवांस में ही पे कर दिया, जैसे एडवांस सैलरी पे। आपने किसी को एडवांस में पे क्यों किया? बिकॉज यू आर वेरी सर्टेन द बिजनेस विल कंटिन्यू। अगर आपको ऐसा लगे कि भैया बिजनेस तो साल के आखिरी दिन बंद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, और आपके पास आपको वर्कर आए बोले सर मैडम मुझे कुछ पैसा एडवांस चाहिए, मैं आपको अगले साल में वापस कर दूंगा या मेरी सैलरी से काट लेना, आप क्या बोलोगे? ना बाबा ना, बिजनेस तो बंद होने वाला 31 तारीख को और तू पैसा एडवांस मांग रहा है। ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है बिजनेस विल कीप गोइंग, बिजनेस विल गोइंग ऑन, बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो यहां आप एग्जांपल दे सकते हो लास्ट पॉइंट के साथ। जो लास्ट पॉइंट है यहां पे आप बैंक का एग्जांपल ऐड करो और अपनी बिजनेस का एडवांस सैलरी पेड का एग्जांपल ऐड करो। यहां मैंने आपको लिखवाया ना बैंक लोन, तो आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हो। इफ दिस कंसेप्ट वाज नॉट गोइंग टू बी देयर, द बैंक वाज नॉट गोइंग टू गिव लोन फॉर 10 इयर्स और 15 इयर्स टू द बिजनेस। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, द बैंक अलाउ द लोन ऑफ 10 इयर्स टू 15 इयर्स टू द बिजनेस, बिकॉज बैंक नोज द बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एंड देन ऑन सेकेंड हैंड, whenever on the other hand, whenever we give advance to our employees or our workers, we give them advance salary, which we call it prepaid expense, and we put them in the assets because we are very much confirmed that business will continue. Then only we give advance to someone. He is going to work for us, and we are going to cover that cost. करते ना ऐसा? Otherwise, we were not going to give someone the prepaid salary. किसी को भी हम नहीं देते। अगर हमें ये विश्वास ना हो कि बिजनेस चलता रहेगा, तो कोई भी एम्प्लॉय अगर हमारे पास आएगा, वी विल से नो द बिजनेस वी गोइंग टू गेट क्लोज वाला, वी आर नॉट श्योर। ठीक है जी। तो इसीलिए आप ये एग्जांपल लिखो, यहां भी लिखो फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट के नीचे लिखो फॉर एग्जांपल, लास्ट वाले पॉइंट के नीचे भी फॉर एग्जांपल, और कम से कम 3 लाइन, 3 to 4 लाइन्स। ठीक है जी। अब इसको टोटल गिनो, कितनी लाइन हो गई आपकी? आपके रजिस्टर की टोटल कितनी लाइन बनी? पूरा पेज बन गया, ऑलमोस्ट एक पेज बन गया। लो, ठीक है, ऐसा ही है। अब आप चाहो तो वो राम कहानी लिख लो, आप चाहो तो बात को समझा के लिख लो। 4 पॉइंट है, 2 अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक तीसरे पॉइंट के साथ, एक चौथे पॉइंट के साथ। 4 मेन पॉइंट हैं और तीसरे पॉइंट के साथ एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसमें हम एग्जाम्पल दे रहे हैं असेट्स का, मशीन का, डेप्रिसिएशन का, फाइन। और चौथे पॉइंट के साथ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, या प्रीपेड एक्सपेंस का, या बैंक लोन का। लिख लोगे एग्जाम्पल अपने आप? एग्जाम्पल लिख लोगे अपने आप से ना? एग्जाम्पल्स आपको पक्का लिखने हैं। जो मैंने अभी स्टोरी आपको सुनाई, ये फर्नीचर वाली, आप लिख सकते हो। ठीक है जी। आ जाओ कंसेप्ट नंबर 2 पे चले। हम दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। पहला कंसेप्ट हमारा खत्म हुआ। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जो है ना, वो है कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। पता है ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? इस कंसेप्ट का मतलब है, ये कंसेप्ट कहता है कि आप अकाउंट्स के अंदर बार बार चेंज मत करो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिस चीज में ठहराव हो, जो चीज ठहरी हो, जिस चीज के अंदर पेशेंस हो। मतलब उसके कहने का मतलब ये है, आप अगर बार बार मेथड्स में चेंज करोगे, लाइक लास्ट ईयर
यू आर यूजिंग अ मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आप कहोगे सर ये कौन सा, मैं को बताता हूँ। टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन देयर आर 2-3 मेथड्स, वैसे बेसिकली देयर आर 10 मेथड्स। डेप्रिसिएशन एक चैप्टर आपकी बुक में आएगा, 17 या 18 चैप्टर है, वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। देयर आर ऑलमोस्ट 10 मेथड्स, बट आपकी बुक में भी 2 ही मेथड हैं। नाम पूरे लिखे हैं 10 के 10 मेथड के, लेकिन आप 2 ही मेथड पढ़ोगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब मैं मेथड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बस नाम बता रहा हूं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम क्या है, 2019 का अकाउंट जब क्लोज किया तो आपने डेप्रिसिएट कैलकुलेट किया, कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। फिर 2020 के अकाउंट को जब क्लोज किया तो आपने मेथड यूज किया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपने एक कंसेप्ट तोड़ दिया, द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये बोलता है कि भैया बिजनेस में कंसिस्ट रहो, प्लीज बार बार अपने मेथड्स को चेंज मत करो। ऐसा नहीं है कि मेथड आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बार बार अपने मेथड्स को चेंज करते हो तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि दैट यू गेट कंफ्यूज, नंबर 1। नंबर 2, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट कंपेयर योर परफॉर्मेंस ऑफ दिस ईयर विद द लास्ट ईयर बिकॉज द मेथड्स आर डिफरेंट। Number 3, you cannot compare yourself with your competitors because the methods are different. आप समझे? तो ये जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टॉक है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग है, यू कैन नॉट चेंज देम एवरी ईयर। प्लीज डू नॉट डू दैट। ये कंसेप्ट कहता है कि जब कभी भी आप किसी मेथड पे आ जाओ, उस मेथड पे कम से कम कुछ साल तक रहो, कम से कम 10 से 15 साल 20 साल उस मेथड को फॉलो करो। बार बार अकाउंट्स में मेथड चेंज मत करो, यही वो कंसेप्ट है। और इसको चेंज करने की 3 बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज यू विल गेट कंफ्यूज, द अकाउंट्स विल गेट कंफ्यूज। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ। अभी देखो ना, इस साल आपने कॉमर्स ली, अगले साल साइंस ले लो, कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद लास्ट ईयर? यू कैन नॉट। कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद द साइंस स्टूडेंट्स? यू कैन नॉट। आप उनसे बहुत अच्छे हो, आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद आर्ट्स स्टूडेंट्स? यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद हु? ओनली कॉमर्स स्टूडेंट, बिकॉज यू पीपल ऑन द सेम ट्रैक। वो भी कॉमर्स कर रहा है, आप भी कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इवन वो बच्चा जो कॉमर्स के साथ मैथ्स ले रहा है और एक जो कॉमर्स के साथ नॉन मैथ्स है, आप उसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। आप उन दोनों के परसेंटेज को कंपेयर नहीं कर सकते। जो कॉमर्स विद मैथ्स है वो 75% लेके आएगा, जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स है वो 90% लेके आएगा, 95% लेके आएगा। आप उन्हें आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास मैथ्स था, और जो मैथ्स है वो नंबर टेकिंग प्रोसेस है, नंबर गिविंग प्रोसेस नहीं है। उसमें नंबर जाते हैं, नंबर आते नहीं है। वो आगे जाके आपको अकाउंट्स भी पढ़ने नहीं देगा और मैथ्स भी पढ़ नहीं सकोगे। दोनों तरफ कंफ्यूज रहोगे कि टाइम किसको दूं और किसको ना दूं। वो वाला डायलॉग आ जाएगा। कौन सा डायलॉग था वो? पांडे का, चुलबुल पांडे का, वो आ जाएगा। तो वो डायलॉग मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैथ्स जो है वो आपको कंफ्यूज कर देगा, इट विल मेक यू कंफ्यूज। ठीक है, आगे जाके आपको समझ में नहीं आएगा कि 3 घंटे अकाउंट्स को देने हैं या 3 घंटे मैथ्स को देने हैं, क्योंकि 12th क्लास के अंदर अगर आपने 5 घंटे अकाउंट्स को रोज नहीं दिए तो फिर आप अकाउंट में मार्क्स नहीं ला सकते। डे 1 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के अगर आपने अकाउंट्स को नहीं दिए तो फिर नंबर नहीं आ सकते। 12th क्लास में 100% है कि आपके मार्क्स नहीं आ सकते 5 घंटे से कम में। और 3 घंटे मैथ्स मांगेगा, मैथ्स में 2 से 3 घंटे मांगता है 12th क्लास का, कम से कम 2 और मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। और अकाउंट्स भी मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 मैक्सिमम 6 भी कर सकते हो। तो ये टाइम कहां से निकालोगे? और उन दोनों के बीच में पिस जाएगी इकोनॉमिक्स और बीएससी। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप मैथ्स को रखो, स्टे विद मैथ्स इफ यू लव मैथ्स, बट डोंट मेक मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इफ यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज इन अकाउंट्स। अगर आप सीए करने की सोच रहे हो, अगर आप सीएमए करने की सोच रहे हो, सीएस करने की सोच रहे हो, एमबीए करने की सोच रहे हो, यू डोंट नीड मैथ्स। मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड। मैथ्स है सीए फाउंडेशन में, लेकिन सिर्फ 8 चैप्टर, और वो भी बेसिकली 10th क्लास के 4 चैप्टर है और कुछ 4 चैप्टर नए हैं। जैसे 40 मार्क्स का पेपर है और आपको 10 मार्क्स लेने हैं, 10 से 15 मार्क्स। उसमें पास हो ना हो, क्योंकि मैथ्स के साथ स्टैट है और स्टैट के साथ लॉजिकल रीजनिंग है, तीनों को मिला के 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 40 मार्क्स लेने होते हैं मिनिमम। आई बात समझ में? तो लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से 20 आ जाते हैं, स्टैट में 10 आ जाते हैं, 10 से 15, बचे हुए 10 नंबर मैथ्स से आ जाते हैं।
चाहे मैथ्स में 0 भी आ जाए तभी बच्चे पास हो जाते हैं। इसलिए डोंट टेक दैट बर्डन ऑन योर हेड फॉर 2 years, जिसकी जरूरत, और फर्स्ट ईयर फाउंडेशन क्लियर होने के बाद पूरे सीए फाइनल तक कहीं मैथ्स नहीं है। तो लेट द एक्स बी एक्स एंड वाई बी वाई वाला चक्कर अब छोड़ दो, अब हम इससे बाहर आए और लाइव सब्जेक्ट में रहे। इसलिए मैथ्स जो है वही बच्चे पढ़ें जिन्हें आगे जाके मैथ्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सीए की स्टडी में, अकाउंट्स की बड़ी स्टडी में मैथ्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम पॉइंट पे आए। कंसेप्ट था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट कहता है कि प्लीज डू नॉट चेंज योर मेथड्स एवरी टाइम, स्टे ऑन वन मेथड। अगर हम सब एक मेथड पे चलेंगे तो हम आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने आप को अपने पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है जी, ये है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्ट रहो, एक मेथड पे टिके रहो। लेकिन एक इसका दूसरा साइड भी है, ये मेथड ये भी नहीं कहता कि आप चेंज कर नहीं सकते, ऐसा भी नहीं कहा। ये तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एक ही मेथड पे रहो। लेकिन अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम मार्केट में आ जाए वेयर द चेंज इज रिक्वायर्ड, वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसी हैज चेंज और वेयर सम अदर थिंग्स हैज चेंज, यू कैन आल्सो चेंज। अकाउंट्स कभी भी रिजिड नहीं है, अकाउंट्स इज अ फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट। आपको अगर जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाए तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट इसके अंदर जल्दी से। दिस कंसेप्ट states that accounting principles and methods should remain consistent, from one year to another, from one year to another. Point number 2, if we change the methods, every year, we will not be able to compare our performance of this year with the last year's. ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, we will not be able to compare ourselves with our competitors. ठीक है जी। अब यहां लिखो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 मेथड्स, ये लिखवाना पड़ेगा मुझे। There are 2 methods of calculating depreciation. For example, there are 2 methods of calculating depreciation. One is straight line method. इसे ऑरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। एंड वन इज रिटर्न डाउन वैल्यू method. For example, there are 2 methods of calculating depreciation. One is a straight line method, one is a return down value method. So as per this concept, we are not supposed to change methods every year. As per this concept, we are not supposed to change the method of calculating depreciation every year. As per this method, we are not supposed to change the method of calculating depreciation every year because it will be difficult for us
it will be difficult for us to compare our performance of this year with the last year. Because it will be difficult for us to compare the performance of this year with the last year due to the change. Due to the change. हो गए? कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट और एक एग्जाम्पल. 3 पॉइंट और एक एग्जाम्पल. अब लिखो यहां पे, लास्ट में लिखो पॉइंट नंबर 4. बट वी हैव टू नोट दैट, बट वी हैव टू नोट दैट पॉइंट that consistency concept does not mean, we have to note this point, that consistency concept does not mean that it is not allowed to change the method. Because accounting methods are not rigid. RIGID. Accounting methods are not rigid like science. Accounting methods are not rigid like science. They are flexible. They are flexible and they can be changed. They can be changed according to the circumstances. They can be changed according to the circumstances. बहुत आसान लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं आपको. आप अभी किताब को पढ़ो ना और अपनी मैडम के नोट्स को पढ़ना, इसको पढ़ना सामने रख के. ये वो लिख रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं. 4 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट एक एग्जाम्पल और चौथा पॉइंट. पेज भर गया, ऑलमोस्ट पेज भर गया. बस इससे ज्यादा नहीं लिखते. बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने कहा कि कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि आप हर साल मेथड चेंज मत करो. इसको चेंज करने से ये होगा कि आप अपने इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल से कंपेयर नहीं कर पाओगे, अपने आप को कंपटीटर से कंपेयर नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल दिया डेप्रिसिएशन. फिर आपने कहा लेकिन एक बात दिमाग में रख लो, ये मेथड ये नहीं कहता, ये कंसेप्ट ये नहीं कहता कि हम चेंज कर ही नहीं सकते. हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स रिजिड नहीं है, अकाउंट्स फ्लेक्सिबल है. ये साइंस की तरह रिजिड मतलब ना चेंज वाली चीज नहीं है. इसके मेथड्स में, इसके प्रिंसिपल्स में चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. कितना सिंपल है यार. इसको रट्टा मारने की जरूरत है? रट्टा की जरूरत है नहीं. लेकिन अब ऐसे जब बच्चों को पढ़ाते हो फिर टाइम लग जाता है, फिर आपके 2 ही कंसेप्ट हो पाए. लेकिन कल किसी भी हालत में हम 4 कंसेप्ट और करेंगे. ठीक है जी, कल हम 4 कंसेप्ट आगे करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे. ठीक है, चलो बच्चों कल आगे बढ़ेंगे.